नमस्कार, TV6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। यूपी के बहुचर्चित नोएडा निठारी कांड में सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। सीबीआई कोर्ट से मिली फांसी की सजा के खिलाफ तैयार की गई सुरेंद्र कोहली और मनिंदर पंडेर की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को बरी करने का आदेश सुनाया। कोर्ट ने कोहली को दोष मुक्त कर दिया है। निचली अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोठी D5 के मालिक मनिंदर सिंह पंडेर को भी कोर्ट ने बरी कर दिया। ये मामला 2005 से 2006 के बीच का है। मामले का पर्दाफाश तब हुआ जब नौकरी की तलाश में घर से निकली एक युवती के पिता ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट नोएडा के सेक्टर 20 थाने में दर्ज कराई। पुलिस की जांच में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। पुलिस ने निठारी में रहने वाले मनिंदर सिंह की कोठी के पीछे नाले से बच्चों और महिलाओं के दर्जनों कंकाल बरामद किए। पुलिस ने मनिंदर सिंह और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को आरोपी बनाया था। पुलिस ने यह मामला जांच के दौरान ही सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। सीबीआई ने दोनों के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के 16 मामले दर्ज किए थे। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ संदीप ठाकुर जी सीनियर जर्नलिस्ट बने हुए हैं। रविंद्र कुमार जी लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है TV6 न्यूज नेटवर्क पर। और लगातार जिस तरह से आज कोहली और मनिंदर सिंह को रिहा कर दिया गया है, बरी कर दिया गया है, अपने आप में एक बड़ा फैसला है। सबसे पहले मेरा सवाल है संदीप जी से। संदीप जी, क्योंकि जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई होगी, फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन आज वो लोग जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी या फिर जिन्होंने इतने लंबे सालों तक इंसाफ का इंतजार किया था, क्या उनके साथ ये धोखा नहीं है? बिल्कुल, ये फैसला हतप्रभ करने वाला ही नहीं बल्कि चौंकाने वाला भी है, क्योंकि जिस तरीके से इस मीडिया की इस घटना की रिपोर्टिंग हुई थी और जिस तरीके से इस गंभीर घटना को तमाम करीब, मुझे लगता है मैंने इस पूरी घटना को कवर किया था, इसलिए मुझे याद है कि 2006 की घटना है ये। और उसके बाद जो पूरे मतलब देश में अगर कहूं मैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो बहुत ही बबेला मचा था और उस वक्त बहुत धरने, प्रदर्शन और तमाम चीजें हुई थी। इसमें मानवाधिकार आयोग और तमाम लोग जो संगठन है वो भी इन्वॉल्व हुए थे। तो ये लोगों को पूरी उम्मीद थी कि इन दोनों की फांसी की सजा को बरकरार रखा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है, ये निश्चित तौर पे चौंकाने वाला है। अब फैसले पे तो कोई कमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन इस घटना की गंभीरता को देखते हुए जो भी इन फैसलों को के बारे में सुनेगा, जानेगा, वो एक बार चौंकेगा तो जरूर कि भाई ऐसा फैसला आखिर जिनके खिलाफ की हत्या के करीब 16 मामले दर्ज हों और जहां पे करीब जो है 16 नरकंकाल मिले हों जिनके घर की कोठी के नाले के पास से, और जितना गंभीर आरोप इन पे था कि ये मासूम बच्चियों को और औरतों को कोठी में लाते थे और वहां फिर इनकी उसके साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या करके उनके शव को नाले में फेंक देते थे। वहां से बहुत सारा मतलब बड़ी संख्या में नरकंकाल भी बरामद हुए थे। बावजूद उसके इनको बरी कर दिया जाना ये निश्चित तौर पे चौंकाने वाला है। जी रविंद्र जी, आप क्या मानते हैं? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं इस पूरे केस में 16 मामले दर्ज किए गए थे, इसके साथ साथ कई बार फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो जो निचली अदालत थी या विशेष अदालत थी, क्या उन्हें सबूत दिखाई नहीं दिए होंगे उस वक्त जो उन्होंने फांसी की सजा दी, और अब आकर आखिर में इस मामले में दोनों को बरी कर दिया जाता है? ये एक अपने आप में एक बड़ी टिप्पणी है कि किस तरह यूपी सरकार ने और सीबीआई ने इस मामले की तहकीकात की। आपको और संदीप जी को याद होगा कि जब ये मामला उठा था तो ग्रामीण लोगों को प्रदर्शन करना पड़ा था, निठारी के लोगों ने आंदोलन किया था, पत्थरबाजी तक हुई थी और निठारी के लोगों ने ही शवों को बरामद किया था। वहां की जो पुलिस थी सेक्टर 20 की, वो लगातार इस बात से इनकार कर रही थी कि ऐसी कोई हत्याएं हुई हैं या बच्चों के गायब होने की कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात है कि आप देखेंगे कि इसमें सारे विक्टिम जो हैं वो सारी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, यानी कि एक तरह से ये स्त्री विरोधी अपराध था जो मनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली ने किया था। पंडेर जो है अकेला उस कोठी में रहता था और
सुरेंद्र कोहली उसका कुक था, नौकर था, और दोनों के घर के बाहर जब भी खुदाई हुई तकरीबन पहले 17 शव मिले, फिर 3 शव सीबीआई ने खोदे और एक तरह से 20 शव मिले। पहली जो लड़की थी जिसके बारे में ये शक हुआ कि वो गायब हो गई है, वो पायल थी, 20 साल की औरत थी, और उसके जब गायब हुई तो उसके पिता ने इस बारे में पुलिस को कई बार कहा, लेकिन यूपी पुलिस ने उस मामले में लगातार लापरवाही बरती और वो कहते रहे कि बच्चे और ये औरत जो है कहीं गायब हो गई। जब लोगों ने अचानक वहां का जो RWA के प्रेसिडेंट थे मिश्रा जी, उन्होंने वहां वाटर टैंक की जब सफाई कराई और जब उन्होंने वहां पीछे नालियों की सफाई कराई तो उन्हें वहां एक लड़की का हाथ मिला, और जब हाथ मिला तो उसके पिता ने माना कि ये मेरी बेटी का हाथ है। तब पुलिस को जो है मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी, और उसके बाद लगातार यूपी पुलिस थी, उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी, तो उसने भी इस मामले को दबाने की कोशिश की, और दबाने के लिए पुलिस ने जो जानबूझकर प्रारंभिक जो जांच होती है वो इस तरह की कि मामले में छूट जाए। पंडेर एक रसूखदार आदमी है, उसका लुधियाना में फार्म हाउस है, उसकी बीवी और बेटा जो है चंडीगढ़ में रहते हैं, उसके बाद पैसा है। तो ऐसी हालत में पुलिस ने पैसे के बल पर या और किसी अनुचित दबाव की वजह से इस मामले में कोई अच्छी जांच नहीं की, सीबीआई ने भी अच्छी जांच नहीं की। जहां तक आपका ये कहना है कि जो निचली अदालत है उसने जो कोहली है और पंडेर है दोनों को जो है फांसी की सजा दी, और एक बात बड़ी विचित्र है इस मामले में कि 9 सितंबर 2014 को जब कोहली की जो फांसी थी वो तय थी, उस दिन फांसी होनी थी, उसी दिन रात को जो है एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया और जो कोहली की फांसी है उसे स्थगित कर दिया गया। और तब के जो वहां से जेल सुपरिटेंडेंट थे मोहम्मद हुसैन मुस्तफा, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें मिला है कि इस मामले को फांसी ना दी जाए। अगर कोहली को दिन फांसी मिल जाती तो आज के दिन वो जो है आप ये कैसे बरी नहीं होता, लेकिन कोहली का उस दिन का जो उसके फेवर में जो फैसला आया उससे वो बच गया। और अब जो फैसला आया है ये किसी भी आदमी की अंतरात्मा को झकझोरने वाला है। घर में लोगों के शव मिले, बच्चों के शव मिले, और पॉलिथीन में उनके अंग मिले, यानी पॉलिथीन थैली में लोगों के अंग मिले। और अगर ये मान लिया जाए कि इन लोगों का कोई कसूर नहीं है, सिर्फ जो है जो एक उसने डिफेंस कोहली के वकील ने वो ये लिखी कि साइकोपैथ है, इसका दिमाग खराब है, वैज्ञानिक रूप से जो है परेशान आदमी है और इसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता। आज के समय में जितने भी अपराधी हैं उन्होंने साइकोपैथी का या सिजोफ्रेनिया का आरोप बनाकर अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की एक परंपरा चला रखी है। इसलिए हम देखते हैं कि ये सारे लोग बरी हो गए। जहां तक ये फैसला आया है, ये फैसला चौंकाने वाला है, और लोगों का जो विश्वास है सीबीआई पे, पुलिस पे, कानून व्यवस्था पे, अदालत पे, इससे उसको चोट पहुंची है। और लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं बड़ी घपलेबाजी हुई है कि अक्सर हम देखते हैं आगे फैसले में बड़े बड़े छात्र जो शैतान होते हैं वो बच जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट उस मामले में कुछ नहीं कर सकती। और हम लगातार ये देख रहे हैं, चाहे जितने भी अपराधों के केस हैं, अभी जैसे अमरमणि त्रिपाठी और उनकी बीवी को बरी कर दिया गया, ऐसे ही और केसों में हम देखते हैं। तो ये सारे जितने लोग बरी होते हैं, ये हाईकोर्ट से ही बरी होते हैं, तो कुछ ना कुछ घपला जो है मेरे को लगता है कि इसकी जांच भी सुप्रीम कोर्ट चाहिए कि आखिर क्या होता है हाई कोर्ट में कि ये लोग बरी होता। जी बिल्कुल। संदीप जी, तो मनिंदर सिंह की अगर हम बात करते हैं तो काफी रसूखदार ये उस वक्त भी माना जाता था, और मात्र 4-5 महीने केस चला था, उसके बाद उस वक्त भी पंडेर को बरी कर दिया गया था, और अपने आप में वाकई चौंकाने वाली बात थी। लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा था उस वक्त। तो क्या माने, क्या मनिंदर सिंह पंडेर का जो रसूख था वो उससे बचाने में सबसे सामने या सबसे ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो रसूखदार नहीं होता तो उसे पॉलिटिकल संरक्षण भी नहीं मिलता, जिसके चलते कहीं ना कहीं वो सबूत जो मिटा दिए गए हैं वो सबके सामने होते हैं। हाँ बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसके रसूख का अपना इस्तेमाल तो उसने किया है। अब वो रसूख उसने अपने जो पॉलिटिकल कनेक्शंस उसके नहीं होंगे ये भी मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस स्तर का वो व्यवसायी था और उद्योगपति था और जितना बड़ा उसका कारोबार फैला हुआ था, तो यकीनन उसका संबंध नेताओं से रहा होगा और इसके साथ उसका ऐसा भी था। तो धन और पावर दोनों का इस्तेमाल उसने किया होगा, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता।
अब जहां तक पंडेर की बात है, तो पंडेर जो है वो आप देखिए, अगर शुरू से आप इस मामले को देखें तो जो केसेस दर्ज हुए हैं वो मैक्सिमम जो केसेस हैं वो उसके नौकर कोली पे दर्ज हुए हैं। और पंडेर पे मेरे को जहां तक याद आ रहा है 5 या 6 केसेस पंडेर के खिलाफ दर्ज हुए थे, जिसमें 3 में वो बरी हो चुका था, 2 केसेस जो थे वो और चल रहे थे। तो अब इसमें जो पंडेर का था उसमें जो मेजर जो पोर्शन था इनके खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ था वो ये था कि इस पे डायरेक्ट किसी की हत्या में शामिल होने का आरोप नहीं लगा था, क्योंकि इस मामले में बहुत सारे एंगल्स से जांच हुई थी। उस वक्त बहुत सारे एंगल्स सामने आए थे कि कोहली के घर से मानव तस्करी होती थी और जो लोग वहां पे ले जाए जाते थे उनका दुष्कर्म करने के बाद, हत्या करने के बाद उसके अंग जो है वो निकाल के बेच दिए जाते थे। लेकिन इन तमाम चीजों का जो आरोपी थे वो इसी आधार पे इन्होंने चैलेंज किया था इस फैसले को कि साहब देखिए, इसका कोई प्रत्यक्ष गवाह तो है नहीं इन घटनाओं का, जो भी जांच हुई है वो या तो साइंटिफिक एविडेंस पे आधारित है या फिर परिस्थिति जन्य साक्ष्य, सर्कमस्टांशियल एविडेंस जिसको आप कहते हैं। इन 2 चीजों को लेकर सीबीआई ने पूरी जांच की थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे, मुझे जहां तक याद है 42 या 46 लोगों की गवाही भी हुई थी, लेकिन वो गवाह कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। वो गवाह ऐसे थे कि हाँ साहब हमने देखा था, हाँ हमने सुना था, हाँ ये गई थी, निकला था, इस टाइप की गवाही थी। तो गवाही कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं होने के कारण और ये मामला जो है वो शुरू से कमजोर साबित हो रहा है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, अगर वो जान ही मामले को कमजोर हैं तो वो कर सकती हैं। उसी मर्डर केस पे भी ऐसा ही हुआ था। उसी मर्डर केस में जो लोकल पुलिस थी उसने मामले को, जो साक्ष्य थे वो उसको काफी कमजोर कर दिया था। इसलिए सीबीआई जब इस केस वाले केस सीबीआई थी, सारे जो थे वो जो है मिट गए थे, क्योंकि घटनास्थल का आना, जांच पड़ताल, ये तमाम चीजों से साक्ष्य जो है वो बुरी तरह प्रभावित होते हैं। खासतौर से ऐसे जो संवेदनशील मामले हैं, खासतौर से हत्या के मामले जो हैं, मर्डर के मामले हैं, उसमें साक्ष्य जो है वो सबसे बड़ा सबूत होता है। और पंडेर के मामले में 2 ही है, या तो साइंटिफिक एविडेंस है या सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, डायरेक्ट कुछ है नहीं। तो ये मामला शुरू से कमजोर लग रहा था और मुझे लगता है कि उसी को आधार मान के आज जो कोर्ट ने इनको जो छोड़ा है या जो रिहा किया है, जो भी आदेश दिए हैं, उसी आधार पे दिए होंगे। लेकिन है चौंकाने वाला, इसमें कोई 2 मत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र जी, और उस वक्त जब ये केस चल रहा था कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद थी कि इंसाफ मिलेगा। 16 मामले दर्ज कराए गए थे। आप देखिए कि एक का भी सबूत ऐसा नहीं था कि इस सजा को बरकरार रखा जाता। फांसी तक की बात कह दी गई थी और तैयारी भी हो गई थी। मेरठ जेल में लेकर भी जा रहे थे कोहली और पंडेर को फांसी के लिए, लेकिन फांसी नहीं हुई। ऐसे में आप क्या मानते हैं, जो साक्ष्य थे वो मिटाने की कोशिश पूरी तरह से यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है। सीबीआई के हाथों ये केस गया, पुलिस वैसे ही तहकीकात कर रही थी, पुलिस कमजोर थी जिसके चलते सीबीआई को ट्रांसफर करना पड़ा, लेकिन वहां पर भी सही से जांच नहीं हो पाई और शायद यही नतीजा है, ये केस इतना वीक पड़ता गया क्योंकि साक्ष्य पूरे थे। और जिस तरह से मानव अंगों की तस्करी की बात कही जा रही है, यहां पर एक बड़ा रैकेट भी हो सकता है और उसमें कई बड़े नाम भी हो सकते हैं। इस मामले में आप अगर किसी को दोषी मानते हैं तो सबसे पहले यूपी पुलिस जो है, जिसने इन्वेस्टिगेशन को लगातार मना किया, वो बार बार ये कह रहे थे ऐसी कोई घटना नहीं हुई। वो एफआईआर लिखने को भी तैयार नहीं हुए। लड़की के जो फाइल है उसके पिता को पुलिस ने बुरी तरह डांटा, धमकाया, पीटा और ये कहा कि तुम जो है रिपोर्ट क्यों लिखा रहे हो। आप समझिए इस पूरे मामले में जो तथ्य है, सुप्रीम कोर्ट जब कई जब हम कहते हैं कि आई मौजूद नहीं है, मृत्यु हालत में जो है लास्ट सीन को आखिरी बार किसके साथ देखा गया, तो उसकी खबर को भी सच मानकर उसको दी जा सकती है। लेकिन इस तरह से ब्लैंकेट ये कर दिया कि हर केस में जो है ये अपने आप में बताता है कि प्रोसिक्यूशन ने भी जानबूझकर कोर्ट में भूमिका को कोर्ट की तरह नहीं निभाया होगा और ये सारी बात आएगी, पूरा फैसला देखा जाएगा। तो ये सारा का सारा मामला जो है उसी तरह का है जैसे जैसिका लाल मर्डर केस में हुआ था। जैसिका लाल मर्डर केस में भी यही हुआ था कि जो जज ने ये लिखा कि भाई मेरे सामने कोई एविडेंस नहीं आया। 2G में भी यही हुआ
पोल में भी यही हुआ कि एविडेंस हमारे सामने नहीं, तो ये जानबूझकर जो है, मैं आज के समय में इन सारे केसों को अगर आप जोड़ेंगे तो जो जांच एजेंसी है और जो उनके वकील हैं, ये उनकी जो है एक तरह से अक्षमता है, उन्होंने न्याय का साथ नहीं दिया और कहीं ना कहीं उन पर कोई और दबाव रहा होगा, वो क्या रहा होगा इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये केस अपने आप में इतना बड़ा कांड है कि जिसमें 20 के करीब लोगों के शव बरामद हुए और जो निर्दोष है वो मारे गए, उनको किसी तरह से सुविधा नहीं मिली। सिर्फ मनमोहन सिंह की सरकार थी जिसने उस समय मुलायम सिंह की सरकार पर दबाव डाला कि इस मामले को सीबीआई को दो, क्योंकि यूपी पुलिस जो है इस मामले में जानबूझकर कोताही पे कोताही बरत रही थी। और ये बात बताती है कि ये पूरा मामला जो है दबाने में पुलिस की सबसे ज्यादा भूमिका थी। पुलिस इस मामले को जिस अंजाम पर पहुंचाना चाहिए, आज ये मामला। जी बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी, आप भी मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी पुलिस को इतना समय मिला कि साक्ष्य को छिपाने के लिए मौका दिया गया मुजरिमों को, जो आरोपी है पंडेर और कोहली, क्योंकि उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जो चाकू है या जो जिससे इनकी हत्या की गई है, इन महिलाओं की, बच्चों की, वो जरूर होने चाहिए कोठी के अंदर। और शायद ये बात उस वक्त निकलकर आ भी रही थी कि हथियार तो है लेकिन निशान उंगलियों के नहीं मिले किसी चाकू पर या किसी जिस भी हथियार से हत्या की गई थी। तो ऐसे में अपने आप में बड़ा सवाल उठता है कि यूपी पुलिस ने पूरी मदद की थी इन आरोपियों की कि वो अपने जो साक्ष्य हैं, जो एविडेंस है, उनको मिटा दे या छिपा दे। हाँ नहीं, देखिए ये बहुत ही मामला था, तो इसमें पाने की बात तो डायरेक्टली नहीं कही, लेकिन ये बात जरूर है कि जो था पंडेर का, उसका इसमें कोई दो नहीं, क्योंकि ऐसा और दोनों उसके पास थे। और जिस प्रतीक का वह यास टाइप का आदमी था, उसकी कोठी पे जो है लड़कियां आती थी, मतलब कॉल गर्ल्स आती थी, वो खाने पीने का शौकीन था, तो कि वो अधिकारियों को भी ऑब्लाइज करता होगा। जो लोकल लोग हैं वो उनकी दोस्ती इस टाइप के लोगों से होती है और इसकी भी रही होगी। तो जब लोकल, चूंकि घटना जहां घटी, ये निठारी एक गांव है और इसकी वहां पे कोठी थी, तो जहां पे ये घटना, तो लोकल पुलिस से इसकी जान पहचान यकीनन रही होगी कि जिस टाइप का इसका कारोबार था, जिस टाइप का इसका नेचर था, वो इस बात की तरफ साफ साफ इशारा करता है कि इसका अपना पूरा जो है वो फोकस रहा होगा वहां लोकल। तो लोकल पुलिस जब आपने देखा और उसने देखा कि अरे तो पंडेर का मामला है, तो यकीनन उसने मामले को थोड़ा बहुत उधार करने की कोशिश की होगी। मैंने आपको शुरू में भी कहा था विदु जी की जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होती है ना, वो मेजर चीज होती है, वही पिलर होता है केस को ऊपर ले जाने का। तो अगर बुनियाद ही कमजोर कर दी जाए तो उस पे केस बहुत लंबा नहीं टिक सकता। पंडेर वाला ही मामला आप देख लें, ये मामला राष्ट्रपति तक गया था, इनकी प्रणब मुखर्जी उस वक्त राष्ट्रपति थे, इन्होंने फांसी के खिलाफ अपील की थी कि भाई मुझे फांसी की सजा रोकी जाए, उन्होंने उसको खारिज कर दिया था। और जैसा अभी हमारे जो काबिल वकील रविंद्र जी हैं, उन्होंने आपको बताया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो रात में आया, करीब 1 बजे आया, इसकी रोक लगाई। कहीं तो देखो ये कोई तो है पर्दे के पीछे से इसको मदद आता, तो कोई भी हो सकता है, कोई पॉलिटिशियंस भी हो सकता है, न्याय से जुड़ा व्यक्ति होता है, तो कहीं ना कहीं तो किसी न किसी ने इसकी मदद की है, उम्मीद दिलाई तुम मत हारना, तुम एक दिन बरी हो जाओगे, ये मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, आश्वस्त करता हूं। और तभी ये इतना लंबा केस चला है। 16 साल 2006 की घटना है, 2023 है ये। आप देखिए कितना लंबा केस चला। तो इतने लंबे केस चलने में पैसा भी खर्च होता है, संसाधन भी खर्च होता है, तो ये तमाम चीजें तो है ना इन लोगों के पास, तभी तो ये केस इतना लंबा इन्होंने एक केस लड़ा है। तो यकीनन जो है ये बिल्कुल इसको पूरी तरीके से इस आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता कि लोकल पुलिस ने कहीं ना कहीं इसकी मदद की है, जाने में या अनजाने में जो भी किया हो, लेकिन मामले को कमजोर करने में तो उनकी भूमिका रही है। जी रविंद्र जी, जो 16 परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, क्या उनके लिए रास्ता बचता है? अब बरी करने की बात कही गई है कोर्ट की तरफ से, तो ऐसे में अब क्या कुछ करना चाहिए और किस तरह से आरोपियों को सजा हो सकती है? क्या रास्ता है? किया गया है, खिलाफ अपील दायर है और सुप्रीम कोर्ट को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। इस मामले में जो सबसे बड़ी बात है, ये
बात शुरू में आई थी कि क्या वो या इन लड़कियों को जो मारी गई है, क्या इनके शव को ये खा गए, क्योंकि नरभक्षी होने का आरोप भी पटेल पर और इस पर कोहली पर लगता था। और इनकी एक जो महिला नौकरानी थी माया, उसका रोल एक बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि जितने भी बच्चों को कोठी में ले जाने का काम था वो माया करती थी। वो उनके साथ इंटरेक्शन करती थी, उनसे बातचीत होती थी और वो इस कोठी में ले जाती। तो ऐसी हालत में माया का क्या रोल है, ये जो फैसला आएगा उसे देखना पड़ेगा। और इन सारी बातों के बारे में मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट को इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानकर जो है इसकी सुनवाई जल्दी से जल्दी करनी होगी, क्योंकि इस समय पंडेर की उम्र और कोहली की उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई है। पंडेर की उम्र 72 साल है, कोहली की उम्र इस समय जो है आप समझिए 63 साल है। तो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को एक स्पेशल बेंच बनाकर जो है 2 महीने में इसका फैसला करना चाहिए, तभी लोगों को लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट उनको न्याय दे सकता जी है। बिल्कुल, लोगों का विश्वास तभी होगा न्यायपालिका पर। जी संदीप जी, आप क्या मानते हैं, क्योंकि अब रास्ता कुछ जो कि लोगों के लिए है जिन्होंने 16 यहाँ पर शिकायतें दर्ज कराई थी, उन परिवारों के लिए आज वाकई एक ऐसा दिन है कि गमों का पहाड़ उन पर टूट पड़ा है। उन्हें उम्मीद थी कि जिन्होंने उनके अपनों का कत्ल किया उन्हें एक दिन फांसी पर चढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रास्ता बता रहे हैं रविंद्र जी की एक बार फिर से अपील करनी चाहिए, लेकिन क्या विश्वास रहेगा ऐसी न्यायपालिका पर जहां पर लोग इन्फ्लुएंस होकर फैसला सुना देते हैं? हाँ बिल्कुल, इस मामले में बिल्कुल इनको लोगों का विश्वास न्यायपालिका पे तभी बरकरार रहेगा जब इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। अब ये फांसी की सजा सुनाई कैसे जा सकती है, ये हमारे रविंद्र जी ने बताया, और वो कानून के जानकार हैं तो वो मेरे से बेहतर जानते हैं। लेकिन ये जरूर है कि इस मामले में या तो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जानी चाहिए, या फिर कोर्ट को भी या सो मोटो लेना चाहिए कि इतना गंभीर मामला जो कि इतना मीडिया इतने लंबे समय चली, उस मामले पर इसका क्या असर पड़ेगा। जी रविंद्र जी, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान ले सकता है? मामला काफी बड़ा है ये। आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को पूरी ताकत है, पूरे अधिकार मिले हुए कि वो किसी भी मामले को स्वतः संज्ञान ले सकता है और स्वतः संज्ञान लेकर उस पर एक बड़ी पीठ बना सकता है और उसकी जो है दिन रात सुनवाई कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर इच्छा हो तो संविधान ने उसको इतनी ताकत दी करके लोगों को न्याय दे सकता है, क्योंकि ये मामला जो है हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे पहला अनूठा मामला है जिसमें 20 लोगों को मारकर खा लिया गया है। जी संदीप जी, तो अगर ऐसे नरभक्षियों को रिहा कर दिया जाएगा, जाहिर सी बात है आने वाले समय में वो वही कांड करेंगे जो पहले कर चुके हैं। बिल्कुल, कि काफी उम्र दराज हो चुके हैं, तो अब इनका जो है वो शरीर हाथ देता है नहीं देता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बाकी वो एक चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से तो नहीं जाता। तो ये बाहर आके कुछ गलत काम नहीं करें, कोई गारंटी दी जा सकती है, कर भी सकते हैं। जी बिल्कुल, रविंद्र जी आप क्या मानते हैं, ऐसे लोगों को रिहा करना सही नहीं है? ये बाहर आएंगे फिर वैसे ही काम करेंगे, और जिस तरह से इनके लिंक्स हैं, जो इनके रसूख हैं, वो अभी भी खत्म नहीं हुए हैं, जिसके चलते ये बरी भी हुए हैं। तो आने वाले दिनों में हम ये मानेंगे कि एक क्रिमिनल लोगों के बीच में खुलेआम घूम रहा है। देखिए, एक तरह से वो खतरे तो है ही समाज के लिए। अच्छी बात यह है कि दूसरे अपराधियों को भी ये प्रेरणा देता है कि इतना जघन्य अपराध करने के बाद भी अगर आदमी को फांसी से मुक्ति मिल सकती है और वो बरी हो सकता है, तो जितने भी अपराधी हैं उनको प्रेरणा मिलती है कि हिंदुस्तान में अपराध करो, पुलिस से मिल जाओ, वकील के साथ जो है सांठगांठ कर लो और छूट जाओ। तो ये जो है देश की कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा आघात है। और मुझे लगता है कि इस बारे में आज ही केंद्र सरकार को, क्योंकि सीबीआई केंद्र सरकार के अंदर है, और यूपी की सरकार को, योगी सरकार को रात को ही मैं कहूंगा कि उनके छूटने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करनी चाहिए। जैसे कि हम हमेशा देखते हैं कि जब भी किसी को ईडी या सीबीडीटी या और किसी मामले में जब जमानत मिलती है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। जी संदीप जी आप क्या मानते हैं, सरकार का इस वक्त क्या फर्ज बनता है?
इस सरकार का तो फर्ज बनता है गीतू जी की इनको जो है वो इनकी सजा को बरकरार कराने का प्रयास करना चाहिए और इनको जो है वो हर कीमत पे इनको फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहिए। ये सरकार का प्रयास होना चाहिए ताकि ये फैसला लोगों के लिए एक नजीर बन सके। जी रविंद्र जी, आपका आखिरी कमेंट इस पूरे मामले को लेकर। मामला बड़ा दुखद है। हिंदुस्तान के साल के ये सबसे जो है इससे उठाता है वो सजा जो है आज के समय में मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी को ये एक प्रण लेना चाहिए कि इसमें कोई लोग की सरकार काम करे। बिल्कुल, और ये ऐसे मामले हैं जिस तरह से पंडेर को, कोहली को रिहा किया गया है, ये ऐसे नरभक्षी हैं जो अगर समाज में वापस आते हैं बरी होके तो शायद जो इन्होंने पुरानी वारदातें की हैं एक बार फिर से वो वारदातें दोहराई जा सकती हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे नरभक्षियों को फिर से जेल के अंदर करना चाहिए। उन्हें फांसी की सजा जो पहले सुनाई गई थी उसे बरकरार रखना चाहिए। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे अनुरोध करेंगे TV6 न्यूज नेटवर्क को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।